हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी तो पूरा करेंगे। देखो एनसीईआरटी 1.1 हमें आज करना है, तो एनसीईआरटी 1.1 को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होंगे, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के, जो एक्स्ट्रा उसमें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो पूरी करेंगे ही, टाइम लैप्स में दे दूंगा नीचे, आप टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, सो नंबर्स के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे यहाँ पर, और 1.1 में हम क्या चीज़ें चाहिए होंगे वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, ठीक है बेटा, अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो मेरे पास नंबर्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। आप कहोगे सर ये नंबर दो टाइप के कैसे नंबर्स होते हैं? एक तो रियल नंबर, आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, क्लास 9th में 8th में, है ना, रियल नंबर्स। और एक आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, इमेजनरी नंबर्स। दूसरा क्या होता है? इमेजनरी नंबर्स। अब इमेजनरी नंबर्स कहाँ से आया सर, ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, हम तो कभी नहीं सुना। देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, आप फट से निकाल दोगे। सपोज कर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसका भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी फटाफट। अगर मैं लिखूँगा x² - 1 = 0 को सॉल्व करो, और इधर मैंने लिख दिया x² + 2 को सॉल्व करो, तो आप फटाक से इधर सॉल्व करोगे, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट जोड़ोगे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। सो आपका आंसर आ जाएगा +-1। आपने फटाक से बोल दिया आंसर सर +-1 आएगा। ठीक है, अब बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस ये। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर -2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, प्लस का तो हमने सीखा है, माइनस का तो नहीं सीखा है। तो बेटा यही है इमेजनरी नंबर्स, ये चीज़, इसका भी रूट्स निकलता है, वो पढ़ोगे अब क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में। ठीक है ना, उसका भी निकलता, वहाँ पर आएगा इमेजनरी नंबर्स को हम आयोटा से प्रेजेंट करेंगे, आई से। ठीक है, तो वो सिलेबस क्लास 11th में। तो बेसिकली नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट अब क्लास 11th में पढ़ोगे, तो वो चीज़ अब हम 11th के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है, तो उसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके, बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। फिर से आप कहोगे सर हर एक के दो टाइप बनाते रहो, ये क्या चक्कर है? तो रियल नंबर के दो टाइप पता है कौन कौन से? एक है रैशनल, एक क्या है? रैशनल नंबर, और एक है इरेशनल नंबर। एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं अगर आपको एक बात कहूँ कि बेटा रियल नंबर में जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। आप कहोगे सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर्स के भी कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, कई सारे टाइप्स हैं रैशनल नंबर के भी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। मैं आपको एग्जांपल दूं, नाम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला नेचुरल नंबर, सबसे पहले क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर कैसा जाता है? होल नंबर। ठीक है, फिर इसमें क्या जाता है? फिर आ जाता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें आप फिर इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर फ्रैक्शन क्यू, है ना, फ्रैक्शन जो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन। ये सारे पार्ट है हमारे रैशनल नंबर्स के। ठीक है, आपको पता ही होगा, जैसे नेचुरल नंबर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर को एन से प्रेजेंट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो मेरे क्या है? नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं मेरे नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर शुरू होता है 0 से काउंट,
0 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ी होंगी। अगर आपने क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ी है ढंग से तो आपको ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा है। उसके बाद इंटीजर में क्या होता है, इधर 0 +1 +2 इधर जाता है, इधर -1 -2 -3 इधर ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे इंटीजर्स हो गए। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि 1/2 3/2 है ना, 7/4, ये सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अभी भी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने नहीं बताई आपको रैशनल नंबर की, मैंने हर चीज़ का टाइप्स मैंने बता दिए। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे ही रैशनल नंबर आप सीख जाएंगे उसके बाद हम मूव करेंगे इरेशनल पर। अगर आपको लगता है कि सर ये हमें नहीं करना है तो बेटा गलती कर रहे हो। जो चैप्टर होता है, जब तक मैथ के बेसिक चीज़ों को आप नहीं सीखोगे, आप कहोगे सर ये सब थोड़ी ना एग्जाम में आने वाला है, ये सब हम क्यों करें, तो ये गलती है। जब चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे, जानोगे, परखोगे, तो उस पर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो समझने में आसानी होगी, मज़ा भी आएगा। वरना आप क्वेश्चन को रटोगे, रटने में वो मज़ा नहीं है जो सीखने में है। ठीक है, आप सोचोगे सर हमें नंबर चाहिए बस, ओनली हमें बस पास होना है, हमें बस अच्छे नंबर लाने हैं, तो नहीं। ठीक है, अच्छे नंबर भी आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे जब हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा देर हो रही है तो मैंने तभी बोला बेटा टाइम लैप्स नीचे दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख के टाइम लैप्स से सीख सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो आगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन की। हर एक नंबर, एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिख सकते हो, एवरी नंबर which can be represented as P upon Q where Q not equal to 0। ठीक है, हर एक नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। इसके साथ साथ और एक कंडीशन है, ऑल्सो P और Q कहाँ से बिलोंग्स करने चाहिए, इंटीजर से। इंटीजर को Z से प्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो अगर HCF निकाला जाता है ना P और Q का, तो क्या आना चाहिए, 1। तो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। पहली कंडीशन ये है, देख रहे हैं आप, पहली कंडीशन। ठीक है, ये देखो दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। जो नंबर इन तीनों कंडीशनों को फुलफिल करेगा वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P और Q मेरे इंटीजर हों, और P और Q का जब मैं HCF निकालूँ तो वो 1 आए। ठीक है, सो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब थोड़ा मैं मिटा के आपको रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स वगैरह समझाता हूँ, है ना। तभी चैप्टर के बेसिक, ये 1.1 के लिए ज़रूरी है, तभी मैं समझा रहा हूँ इन चीज़ों को डिटेल में। ठीक है, जैसे कि 1/2, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1 और 2 इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, देखो 2 है, और 1 और 2 का HCF 1 आता है। HCF LCM आप लोग बचपन में सीखा होगा, अभी हम और सीखेंगे। जैसे कि 3/4, जैसे कि 7/2, जैसे कि -1/3, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ और इन सारी प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। अब मैं जैसे लिख देता हूँ 2/4, तो क्या 2/4 एक रैशनल नंबर है? आप कहोगे सर ये P अपॉन Q के फॉर्म में, नीचे 0 नहीं है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो भैया 2/4 का P और Q का HCF निकालोगे ना तो 2 आ जा रहा है। मैं कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये भैया 2/4 क्या एक्चुअली में ये 2/4 है? नहीं, ये एक हाथी है। हाथी क्या होता है, हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, है ना। तो ये बेटा हाथी है, इसको देखो, ये वैसे नेचर इसका क्या लग रहा है कि भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। कैसे देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देख रहा, ये हाथी के दांत थे, दिखाने के अलग, खाने के अलग। अब देखो ये 1/2 है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और नीचे 0 नहीं है। ठीक है, और 1 और 2 का HCF 1 आएगा, तो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा, रैशनल नंबर है।
तो कभी कभी चीज़ें ना सिंप्लीफाई भी करके देखनी पड़ेंगी हमें। आपको देखने से लग रहा था कि भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला भैया ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट पता चला। किसी के अपॉन में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो परिभाषित नहीं होता, वो डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन होगा। जनरली उसको हम इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन, वो ना तो इरेशनल है ना ही वो रैशनल है, डिफाइन ही नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। आई बात समझ में? अच्छा सर, आपने तो रैशनल नंबर हमें समझा दिया, अब बताइए सर इरेशनल नंबर क्या होता है ना? ये आप कह रहे होगे। देखो मैंने अभी क्या बोला, रियल नंबर के अंदर जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो सारे क्या हैं, इरेशनल है, सीधी सी बात। अब इरेशनल की प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि जो रियल नंबर के अंदर जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। जैसे कि देखो ये इरेशनल नंबर में क्या बोलूँगा, वैसे क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। क्या से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जानते हैं ना, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.53, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि एक फिक्स पोजीशन के बाद पूरा डिवाइड हो चुका है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 253.00100100230, ये चला जा रहा है ऐसे, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए एक चीज़ मेरे को और बतानी है। देखिए एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये है जैसे मैंने 253.3333 ऐसे लिख दे रहा हूँ, 33 बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा दो। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में अगर कोई नंबर रिपीट करता है, एक पैटर्न हमें मिल जाता है, तो क्लास 9 में आपने सीखा होगा कि उसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो मेरा नंबर है ये एक्चुअली रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रही हो तो उसे नोट करके लिख लो, उसे नोट करके लिख लो कॉपी में, आगे हेल्प देगा। आप जब रिवाइज करोगे चीज़ों को, मेरी जो कॉपी होती थी ना, मैं जब आपके टाइम पे था तो मैं हर एक क्वेश्चन को लिखने, यहाँ क्वेश्चन लिखा और यहाँ सोल्यूशन लिखा, तो हर क्वेश्चन में एक नोट बनाता था नीचे या फिर ऊपर क्वेश्चन के, कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जब भी मैं चीज़ों को रिवाइज करता था ऐसे, तो वो चीज़ मेरे सामने पे आती थी, और जो नोट होता था ना नेक्स्ट टाइम उसको मैं डब्बे में बंद करता था, और हर क्वेश्चन के लिए मैं नोट बनाता कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ध्यान में रखना है, अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, हिंदी में। ठीक है, बनाता था, ताकि मैं जब रिवाइज़ करूँ चीज़ों को तो मेरे सामने फट से वो चीज़ आए और मेरे को फटाक से रिवाइज़ हो जाए और मैं उन चीज़ों को कर पाऊँ। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप भी क्या करो, जैसे मैंने अभी बोला ना कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर कोई चीज़ रिपीट कर रही है तो वो क्या होता है, रैशनल होता है, वो लिख दो आप। और कोई नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल होता है। जैसे कि ये वाला नंबर क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये यहाँ से कोई रिपीटिंग दिख ही नहीं रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। और एक चीज़ बतानी है मेरे को, प्राइम नंबर के बारे में तो पता ही होगा ना आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, इट्स सेल्फ एंड 1, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ खुद ही के टेबल में रहते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, सीधी सी बात, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे ये 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में है, 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। सो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ ओनली 2 वेक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कोई भी प्राइम नंबर के अगर ऊपर रूट लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे ये √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं।
ये सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। कई बच्चों के मन में लग रहा होगा सर पाई की वैल्यू 22/7 है, नहीं, ठीक है। हर बार वो चीज़ नहीं होती है 22/7, लेकिन हाँ मैक्सिमम बार होती है, ये मैं कह सकता हूँ। सो पाई एक क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है। इस पर भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। पाई लिख दो, पाई इज़ व्हाट, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ऐसे बोलेगा, है ना, या नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे बोलेगा कि कौन सही है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। नोट बना लिया इसका होगा, है ना। सो ये चीज़ हो गई, ये मेरा डेमो था, थोड़ा सा इंट्रो था एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले। अब एनसीईआरटी के 1.1 को शुरू करने से पहले जो और बेसिक चीज़ चाहिए, जैसे कि लेम्मा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, इनके बारे में करेंगे। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, जो कि एनसीईआरटी पे नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी के टॉपिक से ही मैच करता है 1.1 से, तभी मैंने पिक किया है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स जो यहाँ पर आया है वो है लेम्मा, ठीक है ना। लेम्मा क्या होता है, व्हाट इज़ लेम्मा, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज़ लेम्मा, व्हाट डू यू मीन अबाउट लेम्मा, ऐसा करके आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेम्मा, तो लेम्मा क्या होता है, ठीक है। इसको देखिए, अब इसके नोट्स बना सकते हो आप, इसीलिए मैंने इसको लिख के लाया हूँ। कह रहे हैं लेम्मा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम किसी और एक स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक, सिंपल। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में क्या होता है ना, आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सपोज करो 2 पॉजिटिव नंबर्स ए और बी हैं, देयर इज यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू ये होती है। तो देखो यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू है कोशेंट, आर क्या है, आर है रिमाइंडर, ठीक है। सो मैं आपको बाय एग्जांपल भी समझा दूंगा इन चीज़ों को। सो देखो यहाँ पर एक चीज़ भी छोटी हुई है कि ए एंड बी में ना ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तभी ए को इस तरफ रखा गया है और बी को इस तरफ। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ इस चीज़ को। सपोज करो मेरे पास 7 है और 5 है, तो 7 ग्रेटर है, ठीक है। सिंस 5 से आप डिवाइड करो 7 को, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो बड़ा वाला कौन सा है, इस तरफ आ गया, छोटा वाला 5 इस तरफ आ गया। कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 बार, रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बी है, ये मेरा क्या है क्यू है कोशेंट, और ये मेरा क्या है रिमाइंडर आर। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है ना, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटी होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटी होगी। तो देखो अगर मैं राइट साइड को सॉल्व करूँ, 5 1 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी की मदद से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, और उस प्रोसीजर को नाम दिया जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। सो आपको पता है हियर वी कॉल, जो इधर होता है ना इस तरफ ए को हम क्या बोलते हैं डिविडेंट, बी को क्या बोलते हैं डिवीज़र, बी को क्या बोला जाता है डिवीज़र, के को क्या बोलते हैं कोशेंट, एंड आर को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। और ये रूल आपको छोटी क्लास से पता है,
कि डिविडेंड क्या होता है, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें पेड कोर्स में मिलती हैं लोगों के पास, और वो चीज़ मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसकी मदद से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है आर.एस. अग्रवाल का, ये जो प्रॉब्लम है आर.एस. अग्रवाल का प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत ही शानदार किताब है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। कह रहे हैं नंबर 1 डिवाइड बाई 73 गिव्स 34 एज क्वोशंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड नंबर। कह रहे हैं एक नंबर है व्हेन जिसको डिवाइड किया जाता है 73 से, तो हमें गिवन क्या है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, 73, यानी कि डिवीजर दे रखा है, डिवीजर है 73, गिव्स 34 क्वोशंट, ठीक है। तो क्वोशंट क्या है मेरे पास, क्वोशंट मेरे पास 34 है, और रिमाइंडर क्या दे रखा है, रिमाइंडर एज 23। हमें क्या पता करना, वो नंबर पता करना है, यानी कि डिविडेंड पता करना है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, वो नंबर यानी कि डिविडेंड पता करना है। क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर कितना है मेरा 73, क्वोशंट 34, रिमाइंडर 23, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 73 इंटू 34, 7 × 12, 4 × 7 28 और 29, 3 × 9, 3 × 7 21, यहाँ से 2 आ जाएगा, अच्छा गड़बड़ हो रहा है, 4 × 12, ठीक है, कैरी 1, 7 × 28 और 29, ठीक है, 3 × 9, 7 × 23, ठीक है, 9 9 18, हासिल लगा 1, 4 2 4 8 2, ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 4, क्या कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, हाँ, तो 2505 आ जाएगा, 2505। तो ये हमारा आराम से हो गया। बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आसान है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, किसी पॉइंट पे अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो, वीडियो को एक बार बैक करके देखो, पीछे जाके रहे, ठीक है। एक बार आराम से समझो चीज़ों को, जब तक समझ में ना आए ना नेक्स्ट स्टेप पे मत बढ़ो, ठीक है। जब तक समझ में ना आए तब तक नेक्स्ट स्टेप में आगे मत आओ, और समझो। जब भी पढ़ाई करो, आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फोकस के साथ करना है कि सर क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये नहीं कि आपका मन पढ़ रहे हो ज़बरदस्ती, आपका मन खेलने में है, उधर बात करना है ना, उधर मेरे को टिपा टिपी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पबजी खेलना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ो तो आपका मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। टॉपर में और बैक बेंचर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें यही फ़र्क होता है, कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी पढ़ाई करो फुल फोकस होकर पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, बहुत ही आसान थी। जैसे हमने लेम्मा की बात की थी, अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम की, ठीक है, कि भैया एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोरिथम। लेम्मा की बात हमने कर ली थी, एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives method for solving certain types of problem। एल्गोरिथम क्या होता है, एक तरीका होता है जो स्टेप्स में चलता है, और जिसकी मदद से हम किस चीज़ को फाइंड करते हैं, किस चीज़ को हम निकालते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसीजर है उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीज़न, ठीक है, वो जो अभी पढ़ा था ना डिवाइड वाला रूल, उसकी मदद से कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, उनकी मदद से जब हम फॉलो करेंगे ना तो हम HCF निकालेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का,
तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर्स को नाम दिया जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। देखो ये है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम दो पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो क्या तीन भी निकाल सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैंने 3 नंबर का नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको हर चैप्टर के वन शॉट वीडियोस दूंगा जिनमें एक्स्ट्रा मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जामिनर की, आरडी शर्मा की प्रीवियस क्वेश्चन के एमसीक्यूज 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम में। और मेरा दावा होगा कि वहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर चैप्टर के दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। सो आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या होता है, हमारे पास दो नंबर होंगे ए और बी। सपोज करो ए और बी बड़ा है तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। तो दो केसेस हैं, आपको पता है आर की वैल्यू बी से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो दो केस है, जब आपके पास दो नंबर है, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में आप डिवाइड करोगे तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो पहले ही स्टेप्स में रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है ना, इस स्टेप्स को आप गोली मारो, हटाओ गोली मारो। आपको मैं सीधे क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, क्वेश्चन से ही ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में ये स्टेप्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे प्रॉपर एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, देखना। और ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है या चाहे बेसिक मैथमेटिक्स है, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, ये यूनिट 1 में आता है। इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको हर टाइप के कराऊंगा क्वेश्चन, हर टाइप के। मेरे साथ बने रहोगे ना, तो जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको फील नहीं होगा कि सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सामने रहेगा ना, आपको लगेगा कि सर ने साल भर हमें ये सब पढ़ाया था। ऐसा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमें सर ने ना पढ़ाया या फिर हमें ना आता हो। बस प्रिपेयर करो ढंग से और हमारे साथ बने रहो। जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में से कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अभी एनसीईआरटी शुरू नहीं की है मैंने अभी तक, अभी भी हम इंट्रो में ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी भी पूरी कराऊंगा इसी वीडियो में। अगर आपको ज़्यादा देरी हो रही है, टाइम लैप्स में जाके आप देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। कह रहे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर दिस एंड दिस। तो अब हम स्टेप्स को सीखेंगे और यही स्टेप्स इस स्टेप के हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। क्लियर। सो देखिए, सबसे पहले देखो बड़ा नंबर कौन सा है, सिंस ये जो 867 है वो 255 से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लिखना है, यूजिंग यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 आएगा, फिर स्टेप 2 भी आएगा, इसमें देखना स्टेप 3। आप कह नहीं सकते कितने स्टेप में होता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले देखो, जो सबसे ये जो बड़ा नंबर है उसको इस तरफ रखना है, इक्वल छोटे नंबर को इस तरफ रखना है, ठीक है। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करना है, डिवाइड। इधर 3 नंबर है, इस तरफ भी 3 नंबर लेंगे। तो देखो 255 है, एक नंबर कम कर दो आइडिया लगाने के लिए, 25 या 75, यहाँ 86 है। हाँ 3 बार में जाएगा, 25 चौके 100 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, 3 बार में आ गया, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस करेंगे 201, ठीक है। इससे कम आता है, कितनी बार गया, 3 बार। रिमाइंडर क्या बचा, 102। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आपको स्टेप्स को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वही मैं छोड़ देता, एक ही स्टेप में बन जाता। तो जिससे मैंने डिवाइड किया वो मेरा एचसीएफ होता, छोटा वाला नंबर। चूँकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमें आगे और बढ़ाना पड़ेगा।
अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे किन दो नंबर्स में, इन दो नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 255 102। अब हमें 102 से डिवाइड करना है, और ये जो डिवाइड मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ये नहीं बच्चे क्या करते हैं डिवाइड को पीछे छुपा के करते हैं, पीछे अरे कोई ना देख ना ले, ऐसा नहीं। अरे भैया दिखाओ एग्जाम में कोई, भाई तुम्हें डिवाइड आता है, पीछे करके क्या फ़ायदा, ऐसे ही लिख के डालना, ऐसे ही करना जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 255 में डिवाइड करना है तो 2 बार जाएगा, आइडिया लग गया। तो ये आ गया 204, माइनस करेंगे तो 51। अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है। अब इस नंबर और इस नंबर की बात करनी है, ठीक है ना। सो इधर में बड़ा वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा, छोटा वाला नंबर इस तरफ। अब 51 से डिवाइड देना है 102 में, तो क्लियरली 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंज 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमें करना था, 2 बार गया रिमाइंडर 0। तो वो जो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था और आपको 0 मिला है वो आपका HCF होता है। तो वो लास्ट नंबर क्या है 51, ठीक है। सो HCF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 51, ठीक है। या फिर रिमाइंडर जहाँ से 0 आता है ना उसके ऊपर वाला रिमाइंडर आपका HCF आएगा, ऐसे भी आप ट्रिक करके लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मेथड है आपको पक्का समझ में आएगा। इसी मेथड से हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, बस बने रहिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है 1 मार्क्स में, काफ़ी बार। चूँकि हम इस वीडियो में यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को कवर कर रहे हैं, सो इसी वजह से हम HCF इसी मेथड से ही निकालेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.2 उसमें आपको देखने का मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम HCF LCM निकालना सीखेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए ही रखते हैं। आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मदद से ही निकालेंगे। क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कह रहे हैं इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। सिक्सटी 117 बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर है वो इस तरफ आ जाएगा, छोटा वाला इस तरफ, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 117 है, 65 दूनी 30 हो जाता है ना, 130, तो ये एक ही बार जाएगा 65, माइनस करोगे 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 आ जाएगा। ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत आसान है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब इसको और इसको लेना है, ठीक है। तो 65 और 52, तो 52 एक कम 52, 52 से जब डिवाइड करोगे 65 में एक बार जाएगा 3, कितना आ गया 13, तो रिमाइंडर बचेगा 13, ठीक है। अब इसको और इसको लेना है, यहाँ 52 आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 चौके 52 पूरा पूरा आ गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सो HCF क्या आ गया, HCF 65 और 117 का कितना आ गया 13, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब उसको पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है,
इन दोनों नंबर का जो HCF होगा उसे हम 65 माइनस 117 की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, HCF 65 का और 117 का किसके बराबर दे रखा है, 65m माइनस की 117। तो इसका HCF कितना है, 13 माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, ये m छूट गया था तो यहाँ से आ जाएगा 130, 65 टू ज़ा 130, सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। m की वैल्यू कितनी आ गई 2। आया समझ में आपको, एकदम आसान है कि नहीं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपका RD शर्मा का प्रॉब्लम से, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स दोनों में आ सकता है। स्पेशली ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से ही होगा। और ये क्वेश्चन आपके NCERT में नहीं है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। अभी भी हमने NCERT शुरू नहीं किया है, सो अगर बच्चों आपको NCERT देखना है, ज़्यादा बेस उत्सुक हो रहे हो फटाफट देखने के लिए, तो मैंने टाइम लैप्स डाल दिया है नीचे, आप जाके फटाक से देख सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा देखें। मैंने आपके फ़ायदे के लिए हर एक क्वेश्चन रखा है, उसी हिसाब से हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है रिसर्च करके, ऐसे ही उठा नहीं लिया कहीं से, कि क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है रिसर्च करके। करें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF of 1651 and 2032, express the HCF in the form of this and find m and n। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF ऑफ टू नंबर्स, कि दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हमारे पास है तो उनके HCF को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये टॉपिक आपके NCERT से मिसिंग है, लेकिन कैसे करना है वो देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले तो सबसे पहले पार्ट में बोला है कि इसका HCF निकालो। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा गौर करके। दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, 32 है ना, हाँ एक ही बार जाएगा। ठीक है, 381 आ गया। तो इसको आपने लिख दिया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है, तो देखो अब हमें इन दो नंबर की बात करनी है। ठीक है, 381 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, 1600 इसमें। कितनी बार जाएगा, 40 के आसपास है। 4 चौक को 16, 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। आइडिया लगा, 4 एक कम 4, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 7 3 12, 12 और 3 15, माइनस करेंगे 11 में से 4 गया 7। ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, 127। तो कितनी बार गया, 4 बार। रिमाइंडर कितना है, 127। अभी भी 0 नहीं आया है। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया है, तो इन दोनों नंबर की बात करनी है अब। तो यहाँ लिख देंगे हम 381, इधर आ जाएगा 127। अब 127 से डिवाइड करना है 381 में, 3 बार में पूरा आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो लास्ट नंबर किससे डिवाइड किया आपने, 127। तो HCF क्या आ जाएगा,
कितना आएगा HCF 127। ठीक है, ये पहला पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया जो HCF आया है, ठीक है, उसको आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है आपको। सो देखिए कैसे करेंगे। हमारा HCF कितना है 127। 127 कहाँ बैठा है, यहाँ पर। यहाँ से मत करना, ठीक है, यहाँ से मत करना है, यहाँ से करना है जहाँ से आया है। 127 आया ना HCF, ओके। तो 127 यहाँ लिखो। देखो 127 इक्वल, तो इसको यही रखना है, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस क्या हो जाएगा 381 × 4। क्लियर, ये प्लस का था, ये तो था ही था, ये प्लस के करके माइनस हो गया, तो इसकी जगह पे ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 127 के ऊपर क्या बैठा है 381। ठीक है, तो 381 की जगह पे आप वैल्यू रखनी है। आपको 381 किधर दिख रहा है, ये आपको 381 दिख रहा है, इसकी जगह पे वैल्यू रखनी है। तो ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, 381 की जगह पे वैल्यू रखनी है। तो ये तो वहीं पर रहा 2032, और ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, और बाहर से क्या है मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई करो अंदर। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई इसके साथ मत कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई में ही रखना है इसको। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 1 जा 4 × 1651। ये प्लस का है, ये प्लस का है, वो 4 बार और ये 1 बार, कितना हो गया 5 बार। ठीक है, सो देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका m के प्लेस पे है और ये आपका n के प्लेस पे है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1651 m + 2032 n। ठीक है, वेयर m = 5 और n = -4 आंसर। और इधर क्या था 127 HCF। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। आया समझ में कितना शानदार क्वेश्चन था और कितनी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और ये खुद में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैन शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव के ऑड इंटीजर हैं वो 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर q एक क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा सिंस इफ a इज ग्रेटर देन b, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता था a = bq + r, वेयर r की वैल्यू क्या होती है लेस देन b एंड 0 से बड़ी होती थी। ठीक है, ये चीज़ पता है आपको, इसी की मदद होगी। देखो ये जो नंबर दे रखा है, ये जो फॉर्म आपको दे रखा है, q की जगह q है, r की जगह पर यहाँ पर एक बार 1 है और एक बार 3 है, b की जगह यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर भी 4 है। तो क्वेश्चन में b की प्लेस पे क्या है, क्या है b के प्लेस पे 4 है। देखो here in the given question b = 4, therefore so जो रिमाइंडर होता है, therefore भी लिख रहा हूँ, so भी लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो देखो जो मेरा रिमाइंडर होगा, b मेरा 4 है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो आपके पास 4 केस बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। अब देखिए केस 1 व्हेन रिमाइंडर आपका 0 होगा। ठीक है,
तो यहाँ आपको 0 रखना है। बी तो मेरा क्या है 4 है, क्योंकि जगह पे 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ए मेरा क्या हो जाएगा 4q + 0। बी की जगह 4 रखना है, क्योंकि जगह क्यू रहेगा और रिमाइंडर की जगह क्या रख दिया 0। सो ए मेरा क्या आ गया 4q। सिंस q क्या है मेरा, q इज इंटीजर और वो भी पॉजिटिव का। अब इंटीजर है तो इंटीजर तो देखो भैया ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है इंटीजर, है ना। सपोज करो एक ऑड इंटीजर ले लेता हूँ 3 और एक इवन इंटीजर ले लेता हूँ 4, ठीक है। ये आपको समझाने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब आपको बार बार देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में 4 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 3 जा कितना आएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 16। ये क्या है, एक इवन नंबर है, ये क्या है एक इवन नंबर है, यानी कि 4q क्या हो जाएगा इवन नंबर, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को बताना है कि हर एक ऑड नंबर, इवन की बात नहीं पूछ रहा है। अगर इवन बोलता तो 4q प्रेजेंट करता मैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बताओ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे सजेस्ट कर रहा है कि भैया 4q + 1 ऑड होगा, तो यहाँ 4q क्या है इवन। मैंने आपको करके भी दिखा दिया बाय एग्जाम्पल। आप जैसे मैंने किया ना वैसे ही आपको एग्ज़ाम में कर देना, एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं करवाता। तो मैंने आपको बाय एग्जाम्पल समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में रिमाइंडर 1 ले लो, थर्ड में रिमाइंडर 2 लेना है, फोर्थ में रिमाइंडर 3 लेना है, ठीक है। मिटाना तो हमें पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए केस 2 व्हेन रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4q + 1। अब देखो सेम चीज़ है, ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें क्या बोला कि 1 ऐड करो, मैंने इसमें भी 1 ऐड कर देना है, इसमें भी 1 ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 13 हो गया, जैसे ही मैंने 1 ऐड किया ये 17 हो गया। अब ये क्या हो गया है ऑड हो गया है, ये क्या हो गया है ऑड हो गया है ना। तो देखो जैसे ही एक इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो ऑड हो जाएगा, विच इज ऑड नंबर। और यही तो मेरे को चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। केस 3 व्हेन रिमाइंडर कितना लेंगे 1 के बाद 2 आएगा ना, व्हेन रिमाइंडर 2। सो ए क्या हो जाएगा 4q + 2, ठीक है। सो आपको पता है ये क्या होगा, ये हो जाएगा इवन नंबर। क्यों 4q मेरा क्या आया था, 4q मेरा क्या आया था अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो 4q था ना, इसको मिटाते हैं, यहाँ तक 4q था ना, ओके। देखो 4q मेरा 12 आया था, है ना। इस पर भी 2 ऐड कर दो, इस पर भी 2 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 18। दोनों के दोनों क्या है इवन है, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। इवन नंबर मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप केस 3 पे आ जाएंगे, आप किस पे आ जाएंगे केस 3 पर। केस 3 हो गया एक्चुअली केस 4 पर। केस 4 व्हेन r इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4q + 3। ये मेरा क्या होगा क्लियरली ऑड होगा, ऑड नंबर। क्यों होगा भाई बताओ, 4q मेरा क्या था इवन था। और वी नो दैट, आप और एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो वी नो दैट करके। वी नो दैट इवन नंबर प्लस इवन होता है, इवन प्लस ऑड होता है। ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। ये लिख सकते हो नोट करके, क्या लिख सकते हो इवन प्लस इवन ही होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड नंबर। तो ये भी रीज़न दे सकते हो आप। तो 4q मेरा क्या है इवन है, इवन में ऑड ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। तो लास्ट में क्या लिखोगे, इन सब के बाद लास्ट में क्या लिखोगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट एवरी, यहाँ से लिख दोगे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे लास्ट में, सॉल्यूशन होने के बाद लास्ट में पूरा लिख दोगे। तो ये आपका ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा क्वेश्चंस का एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वापस जाओ, वीडियो को आराम से समझते हुए देखो, ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो वो मैंने स्टार्टिंग पे ही करा रखा है, लिखवा रखा है, आपको बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है लिख के, समझ तो गई हो। फिर ये प्रॉब्लम है, इसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी करना शुरू करेंगे और मैं हिंट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड लार्जेस्ट नंबर। यहाँ भैया ने खेल खेल दिया हमसे। क्या खेल खेला है? लार्जेस्ट नंबर बोल के। सोच रहा है ये बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं आता। तो हम क्या है, हमें स्मार्ट बंदे हैं, हमें सब पता है। देखो यहाँ लार्जेस्ट का मतलब क्या है, जब भी बात करेंगे ना लार्जेस्ट या मैक्सिमम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसका सेंस आपको किस टाइप इसमें जाना है, HCF निकालना है। लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ, HCF। अगर यहाँ पर मिनिमम और लीस्ट बोलता, इसका मतलब है हमें LCM निकालना होता। नोट कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से, और वो हमने करा रखा है। अगर आपने वाकई में सीखा है तो आप इसे ज़रूर कर लेंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा और उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट खींच के नेक्स्ट वीडियो पे दिखाया जाएगा। सो शुरू करते हैं, शुरू करो फटाफट सॉल्व करना और आंसर कमेंट करो नीचे। जितने भी बच्चे होंगे सबका दिखाऊंगा कमेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, काफ़ी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो बेटा देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। तो बड़ा वाला इधर रखेंगे, छोटा वाला इधर, 2 2 जा 4, रिमाइंडर एक ही स्टेप में 0 आ गया। तो किससे आपने डिवाइड किया था, 2 से, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। एक ही स्टेप में ख़त्म कहानी इसकी। तो आज आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, एनसीईआरटी 1.1 सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 135 और 225। इन नंबर्स का आपको HCF निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हियर बड़ा वाला नंबर क्या है, 225, छोटा वाला नंबर है 135। यूजिंग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 में बड़े वाले को इस तरफ रखो, छोटे वाले को इस तरफ, ठीक है। छोटे वाले से डिवाइड करो बड़े वाले में, तो एक ही बार जाएगा, 2 बार में 270 आता है, एक ही बार जाएगा 135, 0, 12 में से 3 गया 90, ठीक है। कितनी बार गया, एक बार, रिमाइंडर क्या बचा 90, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नंबर और ये नंबर में बात होगा, ठीक।
सो यहाँ पर आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा 90। 90 से डिवाइड करना 135 में, फिर से एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 45। एक बार गया, रिमाइंडर 45 आया। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक करना है यही प्रोसीजर। अब 90 यहाँ आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा। 45 से 90 में डिवाइड करो, 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था वो क्या है 45। HCF ऑफ 135 और 225 उसका क्या आ जाएगा 45। इतना आसान था, आराम से हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में अब इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। ठीक है, सो ठीक है, तो बड़ा वाला इस तरफ रखेंगे, छोटा वाला इस तरफ 196। अब हमें करना है 196 से डिवाइड करना है किसके अंदर 38220। तो इधर 3 नंबर है, इधर भी 3, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा 195 196 ये। ठीक है, माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 186 बचा, यहाँ से कैरी 2 आ गया। ठीक है, सो अब की बार कितना जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, 9 छंग 54 कैरी 5, 9 नम 81, 81 और 5 86 कैरी 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और 5 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और 8 में से 1 गया, सही तो कर रहे हैं ना हम। 12 में से 4 गया 8। ठीक है, यहाँ से 15 में से 6 गया 9 और 98 बच रहा है, और इधर से क्या जाएगा 0 आ जाएगा 980। तो अब ये 5 बार में पूरा चला जाएगा, तो ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। कितनी बार गया गुणनफल 195 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, एक ही स्टेप में हो गया। तो एक ही स्टेप में हो गया तो क्या करना है, वो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 196 से, सो HCF क्या हो जाएगा 196। आंसर खत्म। ठीक है, सो ये वाला थर्ड वाला तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा 867 और 255। ठीक है, इसका यहाँ मैं पहले ही करवा चुका हूँ। आंसर आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले ही किया था, पहला क्वेश्चन था ये, तो वही रिपीट कर रहे हैं NCERT में, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। आगे आपको समझ में आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इट शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन से मिलता है 4q plus 1 और 4q plus 3 वाला। यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि यहाँ अब की बार क्वेश्चन में b के प्लेस पे 6 दे रखा है, और क्वेश्चन उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें केस थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक है, कहाँ चला गया, तो देखिए केस 1 से शुरू हियर
क्वेश्चन में क्या है, बी के प्लेस पे 6 है, सो आर का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 5। ए क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो यहाँ बी के प्लेस पे 6 है, तो केस 1 पे आ जाओ। व्हेन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ए क्या हो जाएगा 6Q, ठीक है। किसी भी इंटीजर को जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो ये क्या होगा इवन नंबर, ठीक है। रीज़न आपको पता ही है, क्यों क्या है, इंटीजर है, और ये इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। मान लो कि ये एक बार 1 मान लो और इसे 2 मान लो इवन, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 12, तो ये भी इवन आ गया, ये भी इवन आ गया। इट इज़ एन इवन नंबर, तो मुझे तो इवन नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। केस 2 पे आ जाऊँ। केस 2 में क्या है, व्हेन आर की वैल्यू 1, सो ए क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1। सिंस 6Q क्या था इवन, सिंस इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड नंबर, हैंस 6Q प्लस 1 इज एन ऑड नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे इस इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्लियर। उसके बाद केस 3, इसे मैं और सिंपल वे में करवा रहा हूँ। रेडियस की रेडियस आर की वैल्यू कितनी मान लो 2 मान लो, तो ए क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, तो नोट के लिख दोगे इवन प्लस इवन, क्योंकि 6Q इवन है, 2 भी मेरा इवन है, तो इवन प्लस इवन क्या होता है इवन, ठीक है। हैंस 6Q प्लस 2 इज इवन नंबर, ठीक है। ये मेरा केस 3 आ गया। अरे यार, अब केस 4 पे आ जाओ। केस 4 पे रेडियस को 3 मान लेंगे। कब तक करना है, हमें 5 तक करना है, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक था। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है एकदम, ठीक है ना। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ ही बता रहा हूँ। केस 4, जब व्हेन रेडियस कितने ले लिया 3, सो ए क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3। 6Q है क्या इवन, सिंस इवन और 3 क्या है ऑड, इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड, देयरफॉर 6Q प्लस 3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। केस 5 या 4 जो भी है, व्हेन रेडियस कितना आर कितना मान लो 4 मान लो, सो ए क्या हो जाएगा मेरे पास 6Q प्लस 4। 6Q हमारा इवन है, 4 मेरा इवन है, इवन प्लस इवन नंबर क्या होता है इवन, देयरफॉर 6Q प्लस 4 इज इवन नंबर, इज अ इवन नंबर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया केस। अब लास्ट वाला ले लेंगे 6 केस बने इस क्वेश्चन में टोटल, देख रहे हो आप। केस 6, जब रेडियस, और रेडियस बार बार बोल रहा हूँ, आर रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। 6Q मेरा क्या इवन है और 5 मेरा ऑड है, इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड नंबर, ठीक है। देयरफॉर 6Q प्लस 5 इज एन ऑड नंबर। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट
every positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is an integer। लास्ट में ये लिख देना है। सो आपका क्वेश्चन पूरा परफेक्ट वे में सॉल्व हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह, है ना। आसान था एकदम, है कि नहीं। प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि एक ही बार में सबको आ जाता है। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी 2-3 बार लगे थे समझने में। समझ के उसके बाद जब खुद से आप कॉपी में करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, तभी आप परफेक्ट बनते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार दोबारा देख सकते हैं। हमारे टाइम में तो ये सब था ही नहीं। आपके पास तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं यूट्यूब में, अदर प्लेटफॉर्म पे, है ना। आपको एक ही चीज़ को आप 10 बार देख लो, 100 बार देख लो। हमारे टीचर हमें एक बार पढ़ा देते थे। अब आप समझो ना समझो, अब आप पर है। अब आप ये मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। आप चाहो तो इस वीडियो को 10 बार देख लो, 50 बार देख लो, मैं थकूंगा नहीं वीडियो में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं। एन आर्मी कंटेनमेंट of 616 member is march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number? Maximum number यानी कि HCF निकालना है of column in which they can march, यानी कि 616 और 32 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और वही HCF हमारा आंसर आएगा कि कितनी टुकड़ियों में आप बांट सकते हो। ये हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 616, इधर 32 लिखेंगे, ठीक है। तो 32 से 616 में डिवाइड करो, तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है, एक बार जाएगा 32 से कम 32, माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 16 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 320, तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 1, 9 3 27 और 1 28, माइनस करो 16 में से, ये 8 गया, और ठीक है। तो कितना बचा, ओनली 8 ही बचा, ओनली सिर्फ, ठीक है। कितना बचा, 8 ही बचा। तो 32 कितनी बार गया, 19 बार, और रिमाइंडर क्या बचा, 8। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों नंबर का होगा, ठीक है। 8 से मुझे डिवाइड करना है किस के अंदर, 32 के अंदर। 8 चौके 32, पूरा पूरा चला गया रिमाइंडर, 4 बार गया, और रिमाइंडर क्या गया, 0। सो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था, या फिर इसके ऊपर वाला, है ना। सो HCF क्या आ जाएगा, 4। तो या 4 नहीं 8, 4 लिख रहा हूँ, 8। सो आप कितने टुकड़ियों में बांट सकते हो, 8 टुकड़ियों में बांट सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था, एकदम सिंपल था, आराम से हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, कैन आई यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m + 1। ये हमें बताना है कि किसी भी पॉजिटिव, ठीक है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। हियर b कितना है मेरे पास, 3 है, देखो क्लियरली 3 दिख रहा है आपको b की प्लेस पर। 3m या फिर 3m+ के 1 फॉर्म में होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 1 2, 3 केस होंगे। केस 1 when r = 0, सो नंबर क्या हो जाएगा, b तो q + 0, यानी कि
3 क्यू हो जाएगा जब रिमाइंडर 0 रखोगे, क्योंकि आपका a इक्वल्स टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होती है b से छोटी और 0 या 0 से बड़ी। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये क्यू आ जाएगा। सो 9 से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, 3 क्यू। लेट 3 क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो ये जो नंबर है किस फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। यही चाहिए, या तो 3m आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ये शो करना है। तो केस 1 में तो ये हो गया। अब केस 2 में आ जाओ। व्हेन r इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो a क्या हो जाएगा मेरा 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर ए स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है। सो इसमें और इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ओनली 3 कॉमन निकालो, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ से 2q और ये प्लस 1, इस वाले को लेट कर लो m। तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना है, या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो अभी तक तो आ ही रहा है और आएगा ही आएगा। अब केस 3 लास्ट। केस 3 when r इक्वल्स टू 2, सो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 9q a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये हो गया। सो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4q इंटू 3, है ना। इसमें से और इसमें से क्या है 3 कॉमन है, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और यहाँ से बचेगा 4q क्योंकि 3 बाहर आ गया, और ये प्लस के 1। इस पूरे टर्म को मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा, 3m प्लस 1 फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एवरी, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्डिनेट जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो पूरा आप लिख दोगे, तो ये आपका आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाय द वे कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको एक बार दोबारा बैक में जाके देखना है, आपको ज़रूर आएगा हर एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो 9 है, बी मेरे पास 9 हो जाएगा, तो केस आपके 9 बनेंगे। और इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे हो पाएगा, केस 9 केस कैसे सॉल्व करोगे, एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बोली है, क्यूब, ठीक है, क्यूब बोला है, तो आप किसका क्यूब करेंगे कि आपको कॉमन आपका 9 भी मिल जाए। ऐसा छोटा सा छोटा नंबर सोचो जिसका अगर आप क्यूब करो तो आप 9 कॉमन निकाल सकते हो। वो नंबर क्या है, 3 है। 3 की पावर 3 करोगे 27 आएगा, 27 में से आप 9 कॉमन निकाल सको, 9 3 27, है ना। तो ये थिंक आपको करनी होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो,
तो मैं B3 ले लूँगा। लेट B इक्वल टू 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने, तो जैसे ही मैंने B3 लिया रिमाइंडर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंस ए मेरे पास क्या होता है BQ प्लस R होता है ना। सो केस 1 पे आ जाऊँ। केस 1 R की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 लेनी है। सो ए क्या हो जाएगा, अब B तो आपके पास 3 है तो 3Q और रिमाइंडर 0। सो ए आपका आ गया 3Q। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है, क्यूब कर दो। ए क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लो तो ये अंदर क्या बचेगा 3Q क्यूब। इसको आप क्या मान लो, M मान लो। लेट, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9M के फॉर्म में आ गया। है आसान एकदम, इसे इक्वेशन 1 मान लो। सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो कैसे थिंक करना है क्वेश्चन को वो भी आपको पता चल गया। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 रेडियस आपको क्या मान लेना, 1 मान ले, रेडियस बोल रहा हूँ, रिमाइंडर। तो ए आपका क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1। क्या करना है आपको, क्यूब करना है दोनों तरफ। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3B स्क्वायर ए, है ना। ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। देखो ए का क्यूब बी का क्यूब 3A स्क्वायर बी 3B स्क्वायर ए। तो इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा इजीली। सो यहाँ से बचेगा 3Q क्यूब। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3Q स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा ओनली 9 आ गया और यहाँ से बचेगा ओनली क्यूब और यहाँ से 1। इसको आप M मान लो तो ये आ जाएगा 9M प्लस 1 फॉर्म। इसे इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, ये तो क्लियर हो गया, आपने उतार भी लिया होगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, या तो 9M के फॉर्म में आएगा या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8। 9M फॉर्म आप लगा चुके हो, ये भी आप लगा चुके हो, अब बस 9M प्लस 8 बचा है। ठीक है, सो केस क्या आ जाएगा, आप केस 3 आर कितना लेना है आपको, 2 लेना है। सो ए आपका हो जाएगा 3Q प्लस 2। ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूब करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है क्यूब करने के लिए। सो यहाँ से आ जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3B स्क्वायर ए। ठीक है, सो यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3Q, यहाँ से आ जाएगा 6Q स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4Q और इसका 8। इस वाले टर्म को क्या मान लोगे, M, तो यह आ जाएगा 9M प्लस 8 फॉर्म। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट दैट, फिर यहाँ से ये स्टेटमेंट पूरी लिख दोगे, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ख़त्म। तो इस तरीके से आपकी NCERT 1.1 पूरी ख़त्म हो गई है। हमने सारे कॉन्सेप्ट किए, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए थोड़े बहुत, और हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डीप में समझा। रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को भी डीप से समझा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आशा करता हूँ आप अपना प्यार ज़रूर देंगे हमें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपको इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, हर जगह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।